ये सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन हुआ। अनसैचुरेशन में क्या करना है? अनसैचुरेशन में बेटा डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड होगा। चलिए अब हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वाला आप लोग को क्लियर होना चाहिए। आइदर सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज प्रेजेंट, इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा। दे कैन ऐड मोर हाइड्रोजन, दे अंडरगो addition reaction, they undergo addition reaction। ये लोग addition reaction undergo करेंगे, they can undergo addition reaction। ये ध्यान रखना है बेटा, they can undergo addition reaction। चलिए अनसैचुरेटेड वाला में बेटा ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एरोमेटिक। ये हम लोग कभी किए नहीं है, बोले थे कि करेंगे, तो आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे। ना व्हाट आर एरोमेटिक? एरोमेटिक सिंपली मीन्स द कंपाउंड, पहले जो मीनिंग था कंपाउंड्स हैव अरोमा, प्लीजिंग स्मेल या प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल होना चाहिए। ये सब तो ठीक है कि एरोमेटिक के लिए कंपाउंड्स को अरोमा होना होगा, बट समझो केमिस्ट्री में आपसे पूछेगा व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो आप ये नहीं बोलोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अरोमा, नहीं, ये जनरल लोगों के लिए डेफिनेशन है। एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड which meets following criteria, they meet following criteria, they meet following criteria। ये सारे जो क्राइटेरिया मैं लिखाने वाला हूं इसको मीट करना होगा तब एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है साइक्लिक, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर, कंपाउंड्स should be cyclic and planner। अब प्लानर के लिए क्या चाहिए? ऑल कार्बन एटम्स should be sp2, all carbon atoms should be sp2, all carbon atoms या all atoms in the ring should be sp2, all atoms in the ring should be sp2, all atoms in the ring should be sp2। सबको sp2 होना होगा, अगर कोई भी एक sp3 हो जाएगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन sp3 हो गया तो एरोमेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। Why this one is not aromatic? Because this carbon and this carbon, they are sp3,
What about this? This is sp3. So again, this is not aromatic. So this is also not aromatic. How do I identify aromatic? 3 क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया डिस्कस हो रहा है. पहला क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो दूसरा क्राइटेरिया होगा. ठीक है. बट अगर पहला क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो एरोमेटिक तो नहीं है. If a molecule fails to meet the first criteria, then that is not aromatic. If a molecule meets the first criteria, then it may be aromatic provided the next 2 criteria are also met. Next 2 criteria are also met. तब वो may be aromatic हो सकता है, जरूरी नहीं होता है, हो सकता है. होपफुली ये सब लिख रहे होंगे तो जल्दी से बना लीजिए बेटा. नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा. नंबर टू इज complete delocalization of electron. Complete delocalization of electron in the ring. In the ring, देखो पहले ही बोले the compound should be cyclic, तो रिंग हमेशा होगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाला बेटा, is this aromatic? No, this is not aromatic because this is not cyclic. This is not aromatic because this is not cyclic. तो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लानर. फिर दूसरा क्राइटेरिया कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन इन दी रिंग. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. देखो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है. हाँ बेटा, कोई भी और कार्बन एटम हो सकता है अदर देन कार्बन. ठीक है, हो सकता है. चलिए, सेकेंड है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग. मीनिंग समझ में आएगा. पहले थर्ड लिख लेते हैं. थर्ड इज number of pi electrons delocalized. Number of pi electron delocalized should be 4n plus 2. 4n plus 2. ना व्हाट इज 4n प्लस 2? 4n प्लस 2 बेटा एक नंबर है. देखो बात को जैसे समझो, 2n प्लस 1 क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2n प्लस 1 का मतलब होता है ऑड नंबर. यही होता है, ये लोअर क्लास में पढ़े होंगे. तो 2n 1 प्लस मतलब 1 3 5 7. कैसे? n को 0 पुट कीजिएगा तो ये आएगा, n इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा, n इज इक्वल टू 1 तो ये आएगा, n इज इक्वल टू 2 कीजिएगा तो ये आएगा, n इज इक्वल टू 3 कीजिएगा तो ये आएगा. तो उसी तरीके से दैट इज क्या बेटा? 2 6
10, 14 dot 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 dot. So number of pi electron delocalized should be either 2 or 6 or 10 or 14. अब 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो नहीं होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नहीं होगा, 8 होंगे तो नहीं होगा, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, ये वाला होगा तब एरोमेटिक होगा. The third rule is known as the third this rule is called Huckel rules. Huckel rule. पहला दोनों हकेल रूल नहीं है, थर्ड वाला को हकेल रूल बोले हैं. क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज विल बी 4n plus 2. दिस शुड बी हकेल रूल. दिस शुड बी हकेल रूल. अब एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 1, आपको सोचना है ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. चलिए, चलिए सोच के बताइए. तो सबसे पहला आपको सोचना है कि ये साइक्लिक है या नहीं है. तो यह साइक्लिक है. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. तो प्लानर भी हो गया. तो साइक्लिक एंड प्लानर, साइक्लिक एंड साइक्लिक एंड प्लानर. पहला क्राइटेरिया मीट हो गया. दूसरा क्राइटेरिया रेजोनेंस है या नहीं है बेटा. तो देखो रेजोनेंस है, ये यहां चला जाएगा तो प्लस यहां आएगा, ये यहां चला गया प्लस यहां आया, फिर ये यहां चला जाएगा तो प्लस यहां आएगा. तो देखो ये जो प्लस, ये जो रिंग है बेटा, ये पूरे रिंग में हर तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है. तो नंबर 2 पॉइंट जो था डिलोकलाइजेशन इन द रिंग, ये भी सही है, डिलोकलाइजेशन इन द रिंग. थर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज. तो देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है. तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये तो खाली है बेटा, दिस इज नॉट डिलोकलाइज, ये तो वेकेंट ऑर्बिटल है ना. तो हाउ मेनी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड. ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड. तो यस इट इज एरोमेटिक, yes it is aromatic, yes it is aromatic.
चलिए नेक्स्ट। इसके बारे में सोचेंगे। थिंक अबाउट दिस, आंसर दीजिए एरोमेटिक है या नहीं है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वाला बेटा कार्बन sp2 है। आपको लगेगा कि sp2 कैसे है सर, ये तो sp2 नहीं है, लोन पेयर है सर, इसके पास हाइड्रोजन भी है एक। बेटा ये sp2 इसीलिए है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो जाता है। देखो रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो देखो अभी आपको भले यहाँ लोन पेयर दिखेगा, बट बाद में यहाँ पर आपको लोन पेयर नहीं दिखेगा, आपको ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ ऐसा माइनस हो जाएगा, ये दिखेगा। तो तो देखो अभी आपको भले ही आप बोलेंगे सर लोन पेयर के कारण sp3 था, बट बेटा अगले स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया, sp2 हो गया। तो हम लोग को बेटा एक्चुअल जो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। मॉलिक्यूल किस में एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा इसका ऐसा कुछ बनेगा। तो हम लोग को बेटा किसी एक स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेक करना है, हम लोग को चेक करना है कि उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बेटा इन लोगों का रेजोनेंस हाइब्रिड में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 आता है। ऑल कार्बन एटम इन दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड में बेटा सब के सब पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड में दिख गया तो आपको उसको sp2 मानना है। इफ अ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर हैव partial double bond in resonance hybrid, then that will be sp2 hybridization. तो बेटा ये अपना साइक्लिक भी होगा एंड प्लानर भी होगा, साइक्लिक एंड प्लानर। दूसरा होगा डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग। बेटा ये पूरा चलता रहेगा बेटा डीलोकलाइजेशन। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बेटा बड़ा डिफिकल्ट है, फिर ये आगे चला जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग या साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, मतलब थ्रू आउट द रिंग का मतलब ये होता है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। थ्रू आउट द रिंग का मतलब होगा साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। फिर बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। तो बेटा ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो गया, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक।
चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बताएंगे एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। दिस इज एरोमेटिक और नॉट। ये एरोमेटिक है या नहीं है। चलिए 3 मॉलिक्यूल बनाए, तीनों के बारे में बताइए। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है बेटा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ सकता है, बाद में ये यहाँ आ सकता है, ठीक है, पूरा रिंग चलता चलेगा। तो यस दिस इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, 1 2 3 4 5 6 pi electrons are delocalized। तो यस एरोमेटिक। बहुत बढ़िया दीपान्विता बेटा, आपने बिल्कुल सही लिखा है, यस एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। बेटा यहाँ पर भी देखो साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। इसके बारे में सोचिए जरा खुद से। दीपान्विता बेटा आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया बेटा।
बेटा यहाँ पर भी ऑल कार्बन आर रिंग इज साइक्लिक प्लानर, ऑल कार्बन sp2 साइक्लिक डीलोकलाइजेशन एंड टोटल ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 4n+2 में बेटा 10 पाई होता है, 4n+2 में 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, तो यस ये भी एरोमेटिक है। सो आंसर वाज ऑल आर एरोमेटिक, तो सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए, तो ऑल आर एरोमेटिक ये हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोग को 4 चीज देखना है। एल्केन को समझना है, एल्कीन को समझना है, एल्काइन को समझना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों को हम लोग को समझना है। साथ में साथ बेंजीन को भी समझना है। देखो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन because in them there is only carbon and hydrogen, so they are called hydrocarbon. सबसे पहले एल्केन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एल्केन के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि एल्केन को बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर। फिर मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? बेटा केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्केन। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्कीन के साथ भी यही काम करेंगे, मतलब एल्कीन का भी प्रिपरेशन डिस्कस होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होगा और रिएक्शंस डिस्कस होगा। मतलब एल्केन के लिए ये तीनों पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, एल्कीन के लिए भी तीनों पढ़ना पड़ेगा, एल्काइन के लिए भी तीनों पढ़ना पड़ेगा, बेंजीन के लिए भी तीनों पढ़ना पड़ेगा। आगे चल के और भी कुछ कुछ चैप्टर आएंगे क्लास 12th में। फॉर एग्जांपल चैप्टर आएगा एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड, इसके बारे में भी सारा कुछ यही सब करना है। फिर आगे चल के एक चैप्टर आएगा अल्कोहल, उसके बारे में भी सारा कुछ करना है। फिर आएगा एल्डिहाइड, उसके बारे में भी सारा कुछ करना है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर के लिए यही 3 चीज करना है, यही 3 चीज। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। टॉपिक लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, हाउ एल्केन आर प्रिपेयर्ड। तो देखो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले एल्केन को हम लोग एल्कीन से बनाएंगे, फिर एल्काइन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्कीन से। फिर एल्काइन से बनाएंगे। फिर हम लोग एल्काइल हलाइड से बनाएंगे। फिर हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे। समझ में आ रहा? ऐसे करके हम लोग अलग अलग चैप्टर से एल्केन बना सकते हैं। तो पहला प्रोसेस लिखते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन एंड अल्काइन, एल्कीन एंड अल्काइन। We will prepare alkane from alkene and alkyne. This we have done in class 10th. CH2, double bond CH2 plus H2 gas with nickel catalyst. This gives us CH3
बॉन्ड CH3, हम लोग को ये मिलता है, CH3 बॉन्ड CH3 मिलेगा। This reaction is also known as catalytic hydrogenation. This reaction is known as catalytic hydrogen या catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल दे देंगे तो ये बनेगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। चलिए, this reaction will be known as catalytic hydrogenation. Next, the same reaction is also given by alkyne CH triple bond CH plus H2 nickel. This will give CH3 CH3. अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगाना चाहिए। बेटा ये 2 लगाएंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन may not be balanced, may not be balanced. जरूरी नहीं है बैलेंसिंग। ऑर्गेनिक में बेटा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। मैं अगर 2 नहीं लिखता तो भी सही होता, गलत नहीं होता। ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट मैंडेटरी। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज मैंडेटरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह मैंडेटरी है। आप ध्यान से समझेंगे, निकल पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है? निकल पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है निकल का एलिमेंट? 10th ग्रुप में। बहुत बढ़िया, ग्रुप 10th में निकल है। निकल के नीचे पैलेडियम है उसी ग्रुप में, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम है उसी ग्रुप में। मतलब मैं निकल के जगह पैलेडियम ले सकता था, पैलेडियम के जगह प्लैटिनम ले सकता था। अगर मैं कुछ भी लूं इन तीनों में से तो रिएक्शन एक ही होगा, बिकॉज दे हैव सिमिलर कैटालिटिक एक्टिविटी। एक जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी इनका होता है, एक जैसा इनका कैटालिटिक एक्टिविटी होगा। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है? आगे देखते हैं। Dihydrogen gas adds to alkene and alkyne in presence of finely divided catalysts like platinum, palladium or nickel to form alkanes. This process is called hydrogenation. ये एक रिएक्शन है, इथीन H2 प्लैटिनम पैलेडियम निकल गिव्स यू इथेन, जो अभी अभी हम लोग किए। एक और रिएक्शन है प्रोपाइन का, आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इथाइन का लिखाया था, तो ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने लिख रखा है।
ये वाला नहीं था अल्काइन का, हम लोगों ने इथाइन लिया था, तो आप लोग ये वाला भी रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग एल्कीन से और एल्काइन से डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। A very popular reaction called Wood's reaction is used for preparing alkane from alkyl halide। तो नाम क्या है रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। वुड्स रिएक्शन बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, बड़ा एग्जाम में आएगा, बार बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, बहुत बार आएगा। आगे बढ़ा जाए। एक मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। लेट से अपने पास CH3Br है, ठीक है। अच्छा है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या यूज होगा? यूज होगा इन दिस रिएक्शन alkyl halide is treated with, in this reaction alkyl halide is treated with sodium metal, sodium metal in dry ether, dry ether। Now what is dry ether? Ether which have no water molecule is known as dry ether। In this reaction alkyl halide is treated with sodium metal in dry ether। For example, सोडियम और ट्राई ईथर। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पे बेटा 2 मॉलिक्यूल लेना होता है, तो आपको ये मिलेगा CH3 CH3।
साथ में आपको NaBr मिलेगा। ये लिखना जरूरी नहीं होता है, मैंने लिख दिया है, बट ऐसे जरूरी नहीं है लिखना। अब बोलेंगे सर ये लिखना जरूरी क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट काम का कौन है? ये काम का, ये लिखना जरूरी है। ये लिखिए ना लिखिए, इसको नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कम नहीं हो जाएगा, इसको लिखिएगा तो मार्क्स बढ़ नहीं जाएगा। जितना मार्क्स आना था इसको लिख के वही आता है। बट आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, ठीक है? क्योंकि पहला पता नहीं आपके टीचर फॉलो करे या ना करे, इसलिए लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। बोर्ड एग्जाम्स में लिख दिया कीजिएगा। अब यहां से यहां कैसे बना? चलिए एक और देखेंगे, समझ में आएगा। लेट से मैंने ये चीज लिया CH3CH2Br, सोडियम ड्राई ईथर। बनाएंगे, क्या बनेगा खुद से ट्राई कीजिए। बेटा मैंने लिखा नहीं है, दो मतलब दो ही, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, ठीक है? बैलेंसिंग यहाँ टू लिखना जरूरी नहीं है। टू नहीं लिखूंगा तो भी आपको समझना है कि आपको दो चाहिए दो लिख लीजिए, चार चाहिए चाहे चार लिख लीजिए। मतलब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब जो लिखना है वो लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए। क्या लगता है क्या बनेगा? एन बुटाइल। बहुत बढ़िया है बेटा, ये बनेगा। देखिए यहाँ ये दो कार्बन है ना, यहाँ चार कार्बन हो जाएंगे, CH3CH2CH2CH3। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या है? तो देखो सबसे पहले स्टेप वन क्या होगा। स्टेप वन में बेटा ये होता है CH3Br, सोडियम ड्राई ईथर। This reacts to give CH3 free radical and NaBr, ये मिलता है ना। CH3 फ्री रेडिकल कितने बने हैं बेटा? ये तो बेटा एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना लिया होगा, आपने तो बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए होंगे। तो होता क्या है, ये CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसा एक और फ्री रेडिकल होगा, अपने जैसा एक और फ्री रेडिकल होगा। स्टेप टू देख लीजिए, अपने जैसा एक और फ्री रेडिकल होगा। CH3 फ्री रेडिकल will react with another CH3 free radical to produce CH3 bond CH3। दो फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे होता है बेटा।
बनाइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए और बी का प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएंगे। सही से आंसर दीजिए। खाली अनिकेत ने अभी तक सही से आंसर दिया, बाकी लोग बेटा सही से आंसर नहीं दे रहे। IUPAC नेम लिखना होगा बेटा। सही है अनिकेत बेटा, सही है। दीपान्विता बेटा सही है। देखिए पहला वाला में बेटा फ्री रेडिकल यहाँ क्रिएट होगा। कहाँ क्रिएट होगा फ्री रेडिकल? यहाँ पर फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। तो बॉन्डिंग बेटा यहीं से होगी ना, ये बनेगा आपका CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ फ्री रेडिकल दोनों आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल यहाँ क्रिएट होगा, तो देखो ये बनेगा CH2 CH2 और इधर पे ये बनेगा। दिस इज बेटा इथेन, ठीक है। ये साइक्लोपेंटाइल नहीं है, दिस इज, ये अपना इथेन है और 2 साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है।
तो 1,2-डाइसाइक्लोपेंटाइल इथेन, इसका नाम होगा 1,2-डाइसाइक्लोपेंटाइल इथेन। दीपान्विता बेटा बहुत सही आंसर दिया आपने, आपने सही नोमेनक्लेचर किया है इसका। 1,2-डाइसाइक्लोपेंटाइल इथेन, ये इसका नाम होगा। चलिए अब मुझे कोई एक डिसएडवांटेज बता दे वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन का कोई डिसएडवांटेज बताएंगे बेटा? चलिए, is it possible to form methane by Woods reaction? No. One of the disadvantage of Woods reaction is that it can only be used to prepare symmetrical alkane. For example, प्रोपेन आप नहीं बना पाओगे, हेप्टेन नहीं बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर वाला नहीं बनता है। It is possible only to prepare symmetrical alkane with even number of carbon atom. तो ये ड्रॉबैक है, तो लिखेंगे वुड रिएक्शन कैन ओनली बी प्रिपेयर फॉर सिंथेसिस, सुन लीजिए अपने लैंग्वेज में लिखना है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग या सिंथेसाइजिंग सिमेट्रिकल एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या? सिमेट्रिकल विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये इसका डिसएडवांटेज है। इट कैन नेवर प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और अनसिमेट्रिकल एल्केन। लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, what will happen if two different alkyl halide are taken? For example, if I take CH3Br and treat this with CH3CH2Br in presence of sodium in dry ether, क्या बनेगा बताएंगे? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, आप वो तीनों प्रोडक्ट बनाएंगे।
चलिए बेटा, किसका किसका आंसर है? सबका सही है बेटा लगभग। देखिए बनेगा इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा और ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नहीं बनेगा बेटा, वो पुराना वाला में था। देखो क्या होगा, दिस विल गिव यू दिस फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, दिस विल गिव यू CH3 CH2 फ्री रेडिकल। बेटा ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऐसे लैक्स ऑफ, एक लाखों मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, लाखों मॉलिक्यूल ऐसे होंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल बेटा अपने आप से कोलाइड करेगा तो आपको ये मिलेगा, दिस कोलाइडिंग विथ इटसेल्फ, ये मिलेगा, दिस कोलाइडिंग विथ इटसेल्फ, ये मिलेगा। एंड दीज टू कोलाइडिंग विथ ईच अदर, तो ये मिलेगा। समझे? तो ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, तीनों के तीनों मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट मिलकर अपना कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। क्यों नुकसान है समझिएगा बात को। बेटा ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। आप इन तीनों को सेपरेट कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है इन तीनों को सेपरेट करना। मतलब ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया है। ये बेटा हम लोग को ऑर्गेनिक में ना एक प्रोडक्ट बने तो मजा आता है, मतलब मिक्सचर मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग का ऑर्गेनिक का सिंथेसिस बेटा आपको प्योर प्रोडक्ट चाहिए, एक तरह का प्रोडक्ट चाहिए। अब दवाई में बेटा मान लो कि थोड़ा आपको मिक्सचर रहेगा तो नहीं चलेगा ना। मेडिसिन का बेटा होता क्या है ना, अगर 10 रुपया दाम है ना बेटा, तो 50 पैसा पड़ता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर बाकी पैसा कहाँ बेटा? फिर बाकी पैसा बेटा आपके उसके प्यूरिफिकेशन में चला जाता है। तो प्यूरिफिकेशन महंगा पड़ता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो ऐसे जब गैसियस मिक्सचर, देखो एक सॉलिड एक गैस मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड गैस मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड और गैस मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गैस प्लस गैस मिल गया तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, किसी काम का नहीं है, ये मिक्सचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट विल प्रिपेयरिंग, लिखेंगे नेक्स्ट विल प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम, सॉरी, alkane from carboxylic acid. Next we'll prepare alkane from carboxylic acid. नेक्स्ट हम लोग alkane बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से alkane बनाने के अपने पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम होता है, मेथड का नाम होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। एक मेथड का नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरे मेथड का नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। एक मेथड का नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरे मेथड का नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। एक का नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, कहीं कहीं शॉर्ट में डी कार्बोक्सिलेशन भी लिखा रहा है, बट जनरली सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन लिखा रहता है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। पहले करेंगे हम लोग सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, पहले ये वाला करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, जब ये हो जाएगा तब ये वाला करेंगे। तो सबसे पहले करने वाले हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन? सोडा का मतलब होगा यहाँ पर कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। लाइम का मतलब यहाँ पर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। तो ये रहा सोडा, ये रहा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है। हम लोग करते क्या है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लेते हैं, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
is heated with सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with सोडा लाइम मिक्सचर is heated with सोडा लाइम मिक्सचर, मतलब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ हीट करते हैं। किसको हीट करते हैं? सोडा लाइम को हीट करते हैं। हाँ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम मिक्सचर। ना व्हाट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बेटा? देखो बेटा ध्यान से समझेंगे, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। नाउ दिस इज सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, this is salt of ethanoic acid, this is sodium ethanoate, sodium ethanoate। ये क्या है बेटा? सोडियम प्रोपानोएट, पोटेशियम प्रोपानोएट। पोटेशियम प्रोपानोएट सॉल्ट होगा बेटा। एसिड को NaOH से रिएक्ट करा दो, देखो बेटा अगर आप इसको NaOH से रिएक्ट कराओगे ना तो यही मिलने वाला है, NaOH से रिएक्ट कराओगे तो यही मिलेगा। प्लस वाटर मिलता है, तो वाटर तो किसी काम का नहीं है ना, सोडियम इथानोएट। तो हम लोग इसको हीट करेंगे या इसको हीट करेंगे? किसके साथ हीट करेंगे? अरे सोडा के साथ हीट करेंगे और लाइम के साथ हीट करेंगे। किसके साथ हीट करेंगे? सोडा के साथ हीट करेंगे और लाइम के साथ हीट करेंगे। अरे कौन सा सोडा? कॉस्टिक सोडा। कौन सा लाइम? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम के साथ हीट किया जाएगा, क्या बनेगा? अरे प्रोसेस का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन नाम है ना। व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोक्सिलेशन? इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन। ये हो गया होगा तो इरेज करने वाले हैं बेटा। चलिए हो गया। चलिए देखिए, ये चीज लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसको हीट कीजिए। किसके साथ हीट करेंगे? NaOH के साथ हीट करेंगे। और किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा? अरे ये वाला जो CO2 है ना, ये वाला जो CO2 है ना, ये गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एक CH4 बचेगा, CH4 बचेगा बस। और बनेगा Na2CO3 बनेगा।
चलिए यहाँ बताएंगे क्या बनेगा। इथेन और पोटेशियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। पोटाशियम कार्बोनेट नहीं बेटा, Na2CO3, Na2CO3 यहाँ से बन रहा, ठीक है। ये बनेगा बेटा CH2 बनेगा। कौन चला गया, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बताएंगे। नैप्थलीन। नैप्थलीन क्यों बनेगा बेटा? अरे ये गायब हो गया ना बस, और क्या हुआ, तो ये बना। बेंजीन बनेगा सिंपल। सही है दीपान्विता बेटा, आयुषी बेटा, आप दोनों का सही है, बेंजीन बनेगा सिंपल बेटा। सी कार्बोक्सिलिक डी कार्बोक्सिलेशन नाम है ना, नाम देखिए क्या है, नाम इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसको भगा दीजिए, बच जाएगा अपना, जो बच गया वही बन गया। क्लियर है सबको? समझ में आया सबको बेटा? चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू